नमस्कार साथियों, बिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज मेंस आंसर राइटिंग के एक सेगमेंट को मैं डील करना चाहता हूँ। कई लोगों की डिमांड थी सर कॉपी दिखा देते हैं ज़्यादा बेटर होता, पर मेरी भी कुछ असमर्थताएं हैं। जिन लोगों की कॉपी है उन्होंने किसी ने भी परमिशन नहीं दी, बट एक मेरा कॉपी के आंसर मेंस की कॉपियाँ देखने का एक पर्सनल पर्पज भी था। मेरा 3-4 सालों से जो मित्र था वो पिछली बार एक नंबर से आरजेएस चूक गए थे फाइनल रिजल्ट में आफ्टर इंटरव्यू कॉल, और जब फाइनल रिजल्ट के बाद एक नंबर से चूके तो हम कहीं ना कहीं कॉपियों का एनालिसिस कर रहे थे और उस रिगार्डिंग जो 25-30 कॉपियां हमारे सामने आई तो हम एक कॉमन क्वेश्चन को देखकर चेक कर रहे थे कि हमने इस पे इतना परफेक्ट आंसर लिखा फिर भी हमें नंबर क्यों नहीं मिले और इस व्यक्ति को ज़्यादा इसको कम क्यों मिले। तो वहां से जब मैंने पर्सनल किसी चीज़ को हम पर्सनली लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। हालांकि उस क्वेश्चन की तो चर्चा नहीं करूंगा जो क्वेश्चन संविधान के आर्टिकल 12 से रिगार्डिंग था। पिछली बार स्टेट को लेकर जो क्वेश्चन आया था, बट मैं एक क्वेश्चन जो मैंने 8-10 कॉपियों का एनालिसिस किया, पहला ही क्वेश्चन था सीपीसी का डिग्री को परिभाषित कीजिए। मैं 3 अलग अलग आंसर लिख के लाया हूँ जो एज इट एज कॉपी में लिखे थे किसी बच्चे ने, और उसका वैसा के वैसा ही मार्क बताता हूं कि इस आंसर पे क्या मार्क दिए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। पहली बात, हाई कोर्ट एक मॉडर्न आंसर की उपलब्ध कराता है। कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कॉपी चेक होती है, कौन करता है, क्या करता है। तो डीजे रैंक एडीजे रैंक के लोग कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। एडीजे है तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, या डीजे रैंक के अधिकारी को भी चेक करते हैं। मॉडल आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है सिवाय जजमेंट के। जजमेंट का कोई मॉडल आंसर नहीं बताया जाता कि जजमेंट दोनों पक्ष में डिसाइड हो सकता है, तो जजमेंट के रिगार्डिंग कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया जाता। बाकी उनको मॉडल आंसर की बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो मॉडल आंसर की देखने के बाद पूरा उसको याद करते हैं, लर्न करते हैं मॉडल आंसर की को, फिर आपकी कॉपी चेक करते हैं, या प्रत्येक कॉपी को लेकर सामने मॉडल आंसर की रखकर चेक करते हैं। एक या 2 कॉपी में वो मॉडल आंसर की को चेक करते हैं कि ये आंसर था और इसने बच्चे ने ये लिखा। उनके बाद उनको आइडिया रहता है कि क्या आंसर है और क्या नहीं है, या किसी भी लॉ का जो प्रोविजन है जो हमारा क्वेश्चन था जिसके रिगार्डिंग उसके एसेंशियल पार्ट्स उसको पता होता है कि धारा में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं जो लिखनी चाहिए। जैसे हम चोरी के मामले में देखते हैं कि थेफ्ट में 5 जरूरी चीजें हैं। डिग्री है तो डिग्री के अंतर्वस्तुएं कितनी हो सकती है, डिग्री के आवश्यक तत्व कितने हो सकते हैं। अंतर्वस्तुओं को देखना है तो आपको ऑर्डर 20 रूल 6 में जाकर देखना पड़ेगा। आवश्यक तत्व देखोगे तो यही धारा 2 में बता देंगे कि डिग्री में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं डिग्री के। डिग्री कैसे किन किन चीजों को मिलाकर डिग्री तैयार होती है एक तरीके से। तो मैं जनरल कंक्लूजन ये बात करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि लैंग्वेज मफ्ट है, तो क्या जो डीजे है वो पहले आंसर की को रट्टा मारेंगे फिर लैंग्वेज मिलाएंगे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट लैंग्वेज वो मिलाने बैठते हैं। वो देखते हैं कि सिर्फ मेन चीजें आ गई क्या, और वो 3 या 4 कॉपियां चेक करने के बाद उन्हें पता लगने लग जाता है कि इस धारा के अंदर ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है और उन्हीं चीजों को मैच करते हैं। अब डायरेक्ट लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज को अलग टाइप से लिखना, और आंसर का पैटर्न में 3 आंसर लिख के लाया हूं डिग्री को परिभाषित करने के। 3 आंसर है, और 3 आंसर अलग अलग कॉपी में 2021 में किसी ने 3 अलग अलग बच्चों की कॉपी में लिखे आंसर थे, और तीनों आंसरों के मार्क्स भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या गलतियों के नंबर कटते हैं और किस चीज के नंबर नहीं काटे जाते। लैंग्वेज मुफ्त नहीं है जब तक कि कोई चीज सिवाय लैंग्वेज के लिखी ही नहीं जा सकती हो। कौन सी ऐसी चीज है जो बिना लैंग्वेज के नहीं लिख सकते? आप देखो कि जब आप टीपी एक्ट पढ़ते हो उसका सेक्शन 13 देखना, सेक्शन 13, आप बिना लैंग्वेज के इसको लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लैंग्वेज मफ्त याद होनी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, उसी ट्रांसफर के द्वारा किसी में पूर्विक हित सृजित करते हुए किसी अजात व्यक्ति या जन्म व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जाता है, और संपूर्ण हित उसमें जाना चाहिए, उसका अंतरण का संपूर्ण अवशेष ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाकर वो
अजात व्यक्ति को ट्रांसफर माना जाएगा, अन्यथा वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, बाकी की लैंग्वेज एज इट इज मस्त लिखोगे, बेटर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी भाषा में इस हिंदी की भाषा को पिरोकर नहीं रख सकते। ऐसे कोई गिने चुने प्रोविजन से जहां लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हालांकि मैंने जो लैंग्वेज बोली वैसे भी मैं लिख दूं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। 3 नंबर का प्रश्न पूछा है तो मुझे 2 मिल जाएंगे, सामने वाले को 2.5 मिल जाएंगे। पूरे नंबर हाईकोर्ट कभी कभी देता है जब आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभी 3 आंसर लिखे हैं, मैं तीनों आंसर के मार्क्स बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कब पूरे नंबर दिए और कब आधे नंबर दिए। ये जो लैंग्वेज थी धारा 2 की सब क्लोज 2 में, जो सीपीसी का धारा 2 की 2 में डिग्री को परिभाषित किया है, उसकी लैंग्वेज किसी ने शुरू की डिग्री को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में परिभाषित किया है, जिसके अनुसार डिग्री से ऐसे न्यायाधीश की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से लेकर उसने वो पॉइंट स्पष्टीकरण का लास्ट लाइन तक भाग तक अंतिम हो सकेगी। मतलब एज इट इज लैंग्वेज कैसे लिखी है, बिल्कुल जैसे के जैसे बेयर एक्ट में लिखी थी वैसा के वैसा ही छाप के आया, उसको नंबर मिले हैं 2। बेयर एक्ट की एज इट इज लैंग्वेज लिखकर आने वाले को कितने नंबर दिए हैं? 2 मार्क्स दिए हैं। हालांकि मूड अच्छा हो टीचर का चेक करने वाला, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये प्रीफर करता है, कई बार 2.5 नंबर भी दे देते हैं। पर ऐसा नहीं कि लैंग्वेज आपने एज इट इज लिख दी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाईकोर्ट कहीं ना कहीं नंबर काटता है, मैंने पूरे में से पूरे देते हुए भी देखा है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों में कई बार पूरे नंबर भी दे देते हैं। अभी मैं इसी वीडियो में 5 प्रकार के क्वेश्चन उनके मॉडल आंसर लिख कर बताऊंगा, इसी वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। पहले मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि कॉपी चेक करने के दौरान क्या क्या अंतर आता है, क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। दूसरे ने क्या लिखा कि डिग्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का को विनिश्चित करती है। लैंग्वेज एज इट इज नहीं है इसकी, देखो आप देखना लैंग्वेज आप देखोगे एज इट इज नहीं है। जहां किसी न्यायालय से संबंधित है, जिस न्यायालय से डिग्री संबंधित है, उसमें संबंधित वाद के संबंध में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों का पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करती है। अब देखो इन्होंने निश्चय रूप से अवधारण करती है, वो विनिश्चित लिख दिया। तो इसने क्या किया, लैंग्वेज एज इट इज नहीं लिखी, पर बातें सभी वही लिखी है जो डिग्री में आती है। डिग्री न्यायालय वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में अधिक पक्षकारों के अधिकारों को विनिश्चित करती है। फिर इसने क्या लिखा, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 में प्रत्यय स्थापन के प्रश्न का उदाहरण डिग्री समझा जाएगा। ये डिम्ड डिग्री के दोनों उदाहरण आगे। डिग्री क्या नहीं है, क और ख वाला पॉइंट लिख दिया कि वाद पत्र का खारिज किया जाना, सॉरी व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया कोई आदेश या ऐसा न्याय निर्णय जो जिसकी अपील आदेश के बाद की होती है, ये डिग्री नहीं है। फिर डिग्री के प्रकार लिख दिए और प्रकार में इसने प्रारंभिक डिग्री बताई भी, ऑर्डर 20 रूल 12 से 18, ऑर्डर 34 रूल 2 से 8, ऑर्डर 34 रूल 2 से 8 की स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। और अंतिम डिग्री भी बता दी कि ऐसे अंतिम डिग्री होती है और यहाँ लिख दिया कि धारा 2 के 2 में ये लिखा हुआ, ठीक है। यहां पर इसको पूरे 3 मार्क्स मिले। देखो आप लैंग्वेज पूरी नहीं है फिर भी पूरे 3 मार्क्स लिखे। रीजन क्या है कि इसने चीजों को अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके लिखा है और हर चीज को तरीके से एक्सप्लेन किया। यहाँ डिग्री को एक्सप्लेन किया, यहाँ डिम्ड डिग्री को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर क्या डिग्री नहीं होगा, यहाँ डिग्री के टाइप एक्सप्लेन किए और टाइप का एग्जाम्पल भी बताया कि यहाँ पर प्रारंभिक डिग्री। यहाँ पूरे 3 मार्क्स दिए सेकंड वाले आंसर में। थर्ड वाले आंसर पे चर्चा करता हूं। डिग्री 2 में परिभाषित की है। अब इसने क्या पॉइंट बना के लिखा, पूरी डिग्री की परिभाषा को पॉइंट बना के तोड़ के लिखा कि डिग्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है। डिग्री किसी न्यायालय द्वारा उसके समक्ष किसी वाद या कार्रवाई में पारित की जाती है, बिल्कुल सही है। डिग्री की वाद के सभी या किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय का उदाहरण करती है। डिग्री या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। डिग्री के अंतर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 आता है, ठीक है।
दूसरा डिग्री के अंतर्गत यहाँ मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये सारे बात जो मैं यहाँ ऊपर लिखे इसने पॉइंट बना के लिखे, मैंने लिखा नहीं, स्पेस का इशू था। बाकी ये जैसे ये भी इसको भी डायरेक्ट पॉइंट लगा के लिख दिया कि व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया आदेश डिग्री नहीं है। ऐसा न्यायाधीश जिसकी अपील आदेश के बाद की होती है वो डिग्री नहीं है। वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले जारी किया गया। तो इस आंसर में जब सारी चीजें पॉइंट बना के लिखी है वहां इसको 2.5 नंबर मिले। तो आप चीजों को व्यवस्थित रूप से लिखोगे पूरे मार्क्स आने की संभावना है। आपने चीज को पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखा, पूरे से आधा या 1 पॉइंट कम हो सकता है। बड़े है 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर कम करके लिख देगा। कम का है 3 नंबर का, आधा नंबर कम करके आपको नंबर मिल जाएंगे। आपने लैंग्वेज एज इट इज लिखी जिसमें आपने कहीं से भी किंतु परंतु भी नहीं लिखा। ये कहीं ना कहीं टीचर पर यह प्रभाव डालता है जो चेक करता है उस व्यक्ति पर कि आपने रट्टा मारा है, आपको चीजें पता नहीं है क्लियरली। अब देखो इसका आंसर था, इसने पॉइंट वाइज लिखा, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, सारी चीज को पॉइंटों में तोड़ के लिखता चला गया। इसका आंसर था, इसका व्यवस्थित आंसर था। इसने डिम्ड डिग्री को बताया, डिग्री नहीं है बताया, डिग्री के टाइप बताया, डिग्री के प्रारंभिक डिग्री के एग्जाम्पल बताए हैं और यहाँ पर डिग्री को डिफाइन किया। मतलब इसने व्यवस्थित रूप से आंसर लिखा। व्यवस्थित आंसर में मार्क्स आए ज्यादा। मार्क्स कितने आए? फुल मार्क्स आए। और इसने क्या किया? रट्टा मारा। इसने क्या किया? रट्टा मारा। अब इसने पूरा से लेकर यहां से यहां तक लिख दिया, बट इसने डिग्री को परिभाषित अलग से करना था, डिम्ड डिग्री अलग से बतानी थी, किसी को डिग्री नहीं मानना है वो अलग से बताने थे, पॉइंट प्रारंभिक अंतिम डिग्री को अलग से परिभाषित करना था। इसने लिखा सब कुछ है पर इसकी चीजें व्यवस्थित नहीं है। अव्यवस्थित चीज जो रट्टा मार के लिखी है पूरे मार्क्स नहीं मिला। अब जो लोग कहते हैं कि लैंग्वेज एज इट इज लिखनी होती है वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं, जैसा किसी कॉपी में था उस कॉपी के एज इट इज मार्क्स हो दिए मैंने आपको कि इसमें 3 दिए, इसमें 2 दिए, इसमें 2.5 दिए। अंतर क्या था इस चीज को समझना कि कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक करने वाला एडीजे होता वो नहीं जानता कि एज इट इज लैंग्वेज क्या है, क्योंकि 10, 15, 20 साल 25 साल से वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के दौरान उनको चीजों के आवश्यक तत्व पता होते हैं, अंतर वस्तुएं पता होती है, पॉइंट पता होता है कि किसी चीज के अंदर क्या आएगा। आपराधिक मानववध है तो उसमें क्या क्या चीजें अपवाद है क्या नहीं है, कहाँ पर मृत्यु है, कहाँ पर चोरी है, कहाँ पर लूट है, कहाँ पर डकैती, उनको मोटी मोटी चीजें पता होती है। उसके आधार पर वो कॉपी चेक करते हैं। मॉडल आंसर की को एक बार पढ़ते हैं उसके बाद साइड में रख देते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को डील करते हैं। अब एक ने आंसर लिखा, पहले वाले ने उसमें कुछ पॉइंट लिखे, सेकंड वाले ने उससे ज्यादा पॉइंट लिखे, तो वो नेचुरल है कि पहले वाले के 2 देगा, सेकंड वाले के 2.5 देगा। या सेकंड वाले के मान लो उसने 3 दे दिए, तीसरे की कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा यार इसने तो सेकंड वाले से भी अच्छा आंसर लिखा, उसको भी 3 ही देगा। तो यहाँ सेकंड और थर्ड वाले के आंसर में अंतर है, सेकंड से थर्ड ने बेटर लिखा है पर वो पहले ऑलरेडी सेकंड वाले को नंबर दे चुका है तो वापस कॉपी बैठ के नंबर काटने वाला तो है नहीं। ये फर्क पड़ता है कि समय, मूड, आपका किया गया कर्म को भगवान किस प्रकार से रिवार्ड करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। एक कॉपी मैंने आपके ग्रुप में डाली थी, 37 नंबर थे ऐसे में, किसी के हिंदी ऐसे में 37 नंबर थे। आप देखोगे कि कहीं भी कोई कोड का यूज नहीं किया, कहीं भी कोई पॉइंट व्यवस्थित नहीं, एक सिंपल साधारण ऐसे लिखा था, 37 नंबर हिंदी में आए थे। उस ऐसे को देख के कई बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर पॉसिबल ही नहीं है व्यक्ति के 37 आ जाए, और आए ना, ओरिजिनल कॉपी आपको शेयर की। तो ये कहीं ना कहीं मूड पर भी डिपेंड करता है कि भगवान क्या चाहता है, आपको किस प्रकार से रिवार्ड करना चाहता है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये थे 3 आंसर। अब मैं आपको मॉडर्न आंसर बताऊंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन 5 कैटेगरी में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चनों को डिवाइड किया है और 5 कैटेगरी का स्टैंडर्ड आंसर बता रहा। क्या स्टैंडर्ड आंसर है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाएगा। स्टैंडर्ड आंसर मैंने तैयार किए हैं 30 कॉपियों को देखने के बाद और उनके मार्क्स का एनालिसिस करने के बाद कि किसी क्वेश्चन पर
कैटेगरी वाइज कोई भी क्वेश्चन मैंने पिक किया और उस क्वेश्चन के 30 आंसरों को एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि कौन सा आंसर है जो ज्यादा इफेक्टिव है, जिसको कम समय में पूरा भी किया जा सके और मार्क्स भी पूरे दिला के जाए, अच्छे मार्क्स दिला के जाए। पूरे तो मिलते नहीं, अच्छे मार्क्स की। सबसे पहला जिस पर हम चर्चा करते हैं, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहता है डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन? आपको जैसे निहित हित और समाश्रित हित, ठीक है, इन्वेस्ट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, धारा 19 और धारा 21। कहां पर? टीपी में। आपको जब भी हिंदी मीडियम वाले विशेष रूप से उनके पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं होती आंसर की, तो हम क्या आंसर लिखते हैं? निहित हित समाश्रित, बीच में लाइन खींची, यहाँ लिख दिया धारा 19, यहाँ लिख दिया धारा 21, यहाँ लिख दिया अंतरण की तिथि से प्रभावी होता है, यहाँ लिखते हैं भविष्य से प्रभावी होता है, यहाँ लिख दिया स्वामी का स्वामित्व पूर्ण होता है, यहाँ लिखते हैं स्वामी का स्वामित्व अपूर्ण होता है, क्योंकि समाश्रित हित में जब तक वो निहित हित में नहीं बदल जाता तब तक अपूर्ण हित होता है स्वामी का। अंतरिधि की मृत्यु कब्जा भी प्राप्त करने से पहले हो जाती है तो निहित हित विफल नहीं होता, यहाँ पर विफल हो जाता है। कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरिधि की मृत्यु से समाश्रित हित विफल हो जाता है। निहित हित को पूर्व किया जा सकता है, समाश्रित हित को पूर्व नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पर 5 अंतर तैयार किए निहित हित समाश्रित हित में। आप सभी को ये अंतर पता है और आप लिख के आते हो, बट उसके सामने बेस लिखना की आदत डाल, उसके सामने आधार लिखो कि किस आधार पे आपने अंतर किया। हालांकि मैंने देखा कि इसी आंसर में इस पोर्शन को आप हटा दो, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप हटा दो, तो इसी आंसर में किसी को 2 भी मिले हैं, किसी को 1.5 भी मिला है। अगर आपने मिनिमम 4 पॉइंट लिखे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अंतर वाला, और 2 नंबर के अंतर वाले क्वेश्चन में आपने 4 पॉइंट लिखे तो आपको 1.5 से 2 नंबर मिलते हैं। 2 भी मिल जाते हैं, 1.5 भी मिल जाते हैं, एज पर डिपेंड एग्जामिनर का मूड, सॉरी जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसका मूड, ठीक है। दूसरा कि अगर आपने 5 से 6 अंतर लिखे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो 2 नंबर या 1.5 नंबर आपको मिल जाते हैं, कभी 1.5 मिलते हैं, कभी 2 मिलते हैं, पर कभी आपको 1.5 मिलते हैं। इससे बचने का एक उपाय ये कि आपको फिक्स 2 ही मिले, कम ना मिले। हम 5 अंतर मिनिमम लिख के आए और 5 अंतर के लिए हमें कम से कम 2 नंबर फिक्स मिले, तो उसके लिए आपको आधार लिखना होगा कि आपने दोनों के बीच में अंतर किस आधार पे किया। जैसे मैंने सबसे पहले धाराओं के आधार पे किया कि ये धारा 19 में, ये धारा 21 में, तो मैंने लिख दिया धारा। फिर कब से प्रभावी होता है, तो मैंने ये लिख दिया प्रभावी होना, तो यहाँ अंतरण की तिथि से प्रभावी होता है, यहाँ लिख सकते हो पीछे भले ही पूरा, ये भविष्य से प्रभावी होता है। फिर स्वत्व कि यहाँ स्वामी का पूर्व ओनरशिप होती है, स्वत्व का मतलब होता है ओनरशिप, तो यहाँ स्वामी का स्वामित्व पूर्ण रूप होता है, यहाँ अपूर्ण होता है, ठीक है। कंप्लीट ओनरशिप और इनकम्प्लीट ओनरशिप की बात कर रहा हूँ 3rd वाले पॉइंट में। यहाँ ट्रांसफरी की डेट, तो कब्जा भी प्राप्त करने से पहले ट्रांसफरी की डेट हो जाएगी तो विफल हो जाता है, और नहीं होती तो यहाँ सॉरी विफल नहीं होता, वेस्टेड इंटरेस्ट तो और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट विफल हो जाता है। और 5वां अटैचमेंट के आधार पर हम डिफरेंट कर रहे हैं कि क्या इसको अटैच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आप नॉर्मल अंतर लिख लो। पहले क्या करना, हिंदी मीडियम वाले विशेष रूप से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के पास एक अच्छी गाइड होती है, वो उस गाइड में उनके पास बेस के आधार पर अंतर दिए होते हैं। आप लोग पहले अंतर लिख लो। अंतर लिखने के से पहले आप कम से कम इतनी जगह छोड़ दो 1.5 इंच के आसपास, क्योंकि आपकी कॉपी काफी चौड़ी होती है A4 से। उस पर बाद में आप अंतर लिखने के बाद उस अंतर का आधार देखिए कि आपने किस आधार पर अंतर किया, उसको बाद में लिखे। पहले लिखोगे तो आपको याद ही नहीं आएगा मैं किस बेस पे अंतर कर रहा हूँ। तो पहले अंतर लिख ले, अंतर लिखने के बाद यहाँ लाइन खींचकर अंतर का आधार लिखे, ये कुर्सी के आधार पर, या इसके आधार पर, उसके आधार पर। कहीं चीजों के अलग अलग अंतर का आधार हो सकता है देखो। तो आप अंतर के आधार के लिए कहीं भी कोई भी, जैसे चोरी उद्यापन में क्या क्या अंतर है, तो हम सम्मति देखते हैं कि चोरी में स्वामी की सम्मति नहीं होती, उद्यापन में स्वामी दोषपूर्ण ढंग से उसकी सम्मति प्राप्त करते हैं। चोरी के संबंध में आप प्रॉपर्टी का नेचर देखेंगे तो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए,
और आप एक्सटॉर्शन में देखोगे तो मूवेबल इमूवेबल दोनों होती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लिख दे भय का तत्व कि क्या भय होना चाहिए, तो चोरी में भय का तत्व नहीं होता क्योंकि उसको पता ही नहीं होता जिसकी संपत्ति चोरी होती है। उद्यापन में कहीं ना कहीं भय या डर का तत्व विद्यमान होता है। चोरी में संपत्ति का परिधान स्वामी द्वारा नहीं किया जाता, उसको उसके बिना सम्मति के हटाया जाता है, जबकि उद्यापन में एक्सटॉर्शन में स्वामी खुद संपत्ति परिगत करता है। प्रेजेंस उद्यापन में स्वामी की उपस्थिति में ही प्रॉपर्टी को हटाया जाता है, यहाँ स्वामी की उपस्थिति में नहीं की जाती चोरी। मतलब कुछ चीजों के आधार पे आप अंतर कर सकते हो, तो वहां पहले आप अंतर कर दो, अंतर के पहले आप उसका आधार लिख दो। तो ये आदत डालो कि आधार वाला पॉइंट आपको लिख दो, कंप्लीट कर सको, क्योंकि 3-3 अंतर 2-2 नंबर के आते हैं और यहां से अगर तीनों में आधा-आधा नंबर कटता है तो ये नुकसान वाला है। ये एक स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है डिफरेंट वाले क्वेश्चनों में। सेकंड वाले पॉइंट पर बात करता हूं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, पेन बदल लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड, या आप कोई ज्यूरिडिक्शन लिमिटेशन से संबंधित कोई समस्या, किसी प्रोविजन की एप्लीकेशन या नॉन एप्लीकेशन की प्रोविजन लागू होगा नहीं होगा, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 90, 30 साल बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया, तो एक 2018 में प्रॉब्लम वाला 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि आपने डॉक्यूमेंट पेश किया, तब 28 साल का था, पर डॉक्यूमेंट को पढ़ा गया एज एविडेंस जब 30 साल कंप्लीट हो चुके थे, तो क्या धारा नंबर लागू होगी नहीं होगी। ये क्या था, धारा नंबर की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी पर बात की थी। और क्या हो सकता है, इलस्ट्रेशन, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर लिख रखा है, इलस्ट्रेशन वाले, प्रॉब्लम वाले, कंसेप्ट वाले कहीं से भी आ सकता है। जैसे मान लो कि कहीं आपको लिख दिया कि 164 का स्टेटमेंट था, ठीक है, और 164 का स्टेटमेंट या 190 का लिख दिया कि किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने जो अथॉराइज नहीं था उसने कॉग्निजेंस ले लिया, क्या इफेक्ट होगा। या आपको 164 में भी ये लिख दिया कि कोई बिना अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट था, उसने स्टेटमेंट लिखा है, बट क्योंकि लिख सकता है विदाउट ज्यूरिडिक्शन वाला भी 164 के स्टेटमेंट या कन्फेशन है, बट उसने क्या है, कन्फेशन के लिए जो प्रॉपर मैनर था उसको फॉलो नहीं किया, उसको वार्निंग नहीं दी, उसका वो सारी चीजें उसे समझाएंगी। तो आपने प्रॉपर मैनर के बिना अगर कन्फेशन नोट की है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्टिव। ये सारे कंसेप्ट हैं। इलस्ट्रेशन आते हैं, प्रॉब्लम बना के देता है। 2018 में बंदी बबली लैपटॉप वाला सीन देखा होगा, 2018 या 21 में एक वो था कि एक लड़का फेल हो जाता है, मामा को फोन करता है, मामा कहते हैं आजा मुंबई तेरी लाइफ बना दूंगा। ऐसे कहीं प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आंसर होना चाहिए, में एक 2011 में आया था साइड है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 43। क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 43 कि ए अपनी पत्नी के साथ जारक्रम के लिए बी नामक व्यक्ति को अभियोजित करता है और बी को दोष सिद्ध कर दिया जाता है, किसके लिए, एडल्ट्री के लिए। बाद में बी क्या करती है, जिस व्यक्ति ने उसके साथ एडल्ट्री की थी, जिसको दोष सिद्ध किया था, उसी से शादी कर लेती है। अब ए कहता है कि मेरी पत्नी ने, बी ने द्विविवाह किया है और द्विविवाह के लिए वो अभियोजन चलाता है, और वो अभियोजन में पूर्व निर्णय लाता है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, वो मना करती है भी मैं इसकी पत्नी नहीं, तो वो पूर्व निर्णय लाता है कि देखो ये मेरी पत्नी थी और मेरी पत्नी के रूप में होने के कारण इसने जारक्रम किया था, इसको जारक्रम के लिए दोषी ठहराया गया था बी नामक व्यक्ति को। तो ये जजमेंट आप लो। अब इस जजमेंट की रिलेवेंसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये जजमेंट रिलेवेंट है, नहीं है, या ये ये जजमेंट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, कोर्ट में पेश किया जा सकता है या नहीं। तो मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन बी पर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे चर्चा कर रहा हूँ। क्या आपको सॉल्यूशन लिखना, 3 चीजें फॉलो करनी। सबसे पहले रिलेवेंट प्रोविजन, सबसे पहले आपको क्या बताना है, रिलेवेंट प्रोविजन कि यह कहां से संबंधित है। तो मैंने बताया कि उपरोक्त समस्या, उपरोक्त प्रश्न या उपयुक्त प्रायोगिक प्रश्न के कुछ भी लिख सकते हो आप,
उपरोक्त प्रश्न का संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 43 से है, ठीक है, जिसके अनुसार धारा 40 में आपको हेडिंग लिख दो या रेव जुडिकेटा, आप हेडिंग लिख देना। धारा 41 में कौन कौन से 4 अधिकारिता हैं, 4 जुरिडिक्शन है, ठीक है, प्रोबेट हो, मैरिज रिगार्डिंग हो, नावाधिकरण विषयक हो या दिवाला विषयक अधिकारिता है, तो 4 जुरिडिक्शन के जजमेंट होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। धारा 42 में कुछ पब्लिक नेचर की बातें होती है, वो रिलेवेंट होती है। तो क्या कहती है धारा 43 से धारा 40, 41, 42 से भिन्न निर्णय विसंगत होते हैं। तो ये धारा 43 का इलस्ट्रेशन था। धारा 43 के अनुसार ये बातें लिखी है। अब हम उस इलस्ट्रेशन को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ए की पत्नी के साथ जार कर्म के लिए अभियोजन में बी के विरुद्ध निर्णय दिया गया निर्णय धारा 40, 41, 42 की कोटि में नहीं आता। जो जजमेंट दिया है वो धारा 40 में रेव जुडिकेटा की नेचर में नहीं आता। धारा 41 में जो 4 जुरिडिक्शन बता रखी है उसकी नेचर में नहीं आता। धारा 42 में जो चीजें पब्लिक नेचर की बता रखी है उनके अंदर नहीं आता, इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता। इसलिए तत्पश्चात ए के जीवन काल में बी के साथ विवाह करने के लिए सी के अभियोजन में द्विविवाह के लिए जिसको अभियोजन चल रहा है उसमें ग को ए की पत्नी साबित करने के लिए जारब क्रम का जो जजमेंट आया था, ये पहले वाले केस में जो जजमेंट आया था वो भी संगत होगा। ये आपने आपका पॉइंट लिख दिया, उसको समझाते हुए उस प्रॉब्लम के साथ आपने पॉइंट को जोड़ते हुए डायरेक्ट 3-4 लाइनों में अपना पॉइंट लिख दिया। तो ये रिलेवेंट प्रोविजन, इस समस्या को आप सोल्व कर रहे हो। ये क्या है? समस्या का सॉल्यूशन। हालांकि समस्या के सॉल्यूशन में ही वेट करने की पीछे वाले प्रॉब्लम ठीक है, सॉरी कोई कॉल आ गया था। तो यहाँ पर हमने अपनी समस्या का सॉल्यूशन लिख दिया। हालांकि आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, पर हम मेंस के दौरान बहुत जल्दी में घबराए हुए होते हैं, तो कई बार हम इसमें अपनी बात को कंक्लूड नहीं करते। मतलब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे तो चर्चा कर लेते हैं, पर वो जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो नहीं लिखते। इसलिए मैंने थर्ड वाला पॉइंट भी कंपलसरी रखा है ताकि स्टैंडर्ड आंसर तैयार हो जाए। तो यहाँ हमें निष्कर्ष लिखना है कि जो प्रॉब्लम था उसका कंक्लूजन क्या है। तो थर्ड वाले में पॉइंट में क्या लिखना है आपको? कंक्लूजन। निष्कर्षतः ब के विरुद्ध जार क्रम के मामले में दिया गया निर्णय से के विरुद्ध द्विविवाह के वाद में विसंगत है, क्योंकि वह धारा 40, 41, 42 की कोटि में नहीं आता। तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। इलस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, या आप कोई प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी, कोई ज्यूरिडिक्शन है, कोई लिमिटेशन है, कई बार पूछते हैं लिमिटेशन लागू होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम वाली चीजें। तो जितनी भी प्रॉब्लम, कंसेप्ट, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इसी कैटेगरी में इसी प्रकार से आंसर लिखना। सबसे पहले रिलेवेंट प्रोविजन, दूसरे में समस्या का सॉल्यूशन और तीसरे में आपका कंक्लूजन। 3 पॉइंटों में इसका आंसर को सम अप करना है, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन पर आंसर का फॉर्मेट पर चर्चा करता हूं। तीसरा टाइप का है लिफ्ट बेस्ड आंसर, या तो लिफ्ट बेस बोल दो या प्रोसीजर बेस बोल दो। किसी पर्सन के राइट या किसी पर्सन की ड्यूटी, किसी चीज के टाइप, किसी चीज के काइंड या किसी चीज के कंटेंट, मतलब इन सब चीजों में आपको पॉइंट बनाकर आंसर लिखना लिफ्ट बेस आंसर बोल सकते हैं। लिफ्ट बेस की बात करें, क्या कुर्क हो सकता है या नहीं, सीपीसी का सेक्शन 7, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन
57 है जुडिशियल नोटिस एक्ट के 14 पॉइंट। और क्या क्या लिफ्ट हो सकती है, सीआरपीसी का सेक्शन 41, सॉरी 9 पॉइंट होंगे उसमें। 9 पॉइंट कौन कौन से हैं, 461 460 सीआरपीसी की रेगुलेटरी इरेगुलेटरीज का इफेक्ट, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन, जहां जहां किसी चीज में प्रोसीजर दे रखा है, जैसे मैंने ये एक प्रोसीजर वाला आंसर लिख के बताया स्टैंडर्ड आंसर, इसमें लैंग्वेज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, ठीक है, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं है, चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे, अगर आप प्रोसीजर बता रहे हो तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पॉइंट वाले आंसर है, लिफ्ट वाले हैं, तो कोई भी ऊपर नीचे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सारे पॉइंट आपको 9 है तो 9, 10 है तो 10, 11 है तो 11 सब लिखने हैं। राइट भी ऐसे ही लिखने हैं कि मॉर्गेज के क्या क्या राइट है, मॉर्गेजर के क्या क्या राइट है, तो आपको वो 7-8 पॉइंट जो अलग अलग धाराओं में दे रखे हैं हेडिंग के साथ आपको बताते हुए डिस्क्राइब 2-2 लाइन में करते हुए आपको उनके अधिकार ड्यूटी लिखनी है। यहाँ आ गया प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, मॉर्गेज के टाइप क्या है, मॉर्गेज के काइंड क्या है, तो आपको 6 पॉइंट मॉर्गेज के वो टाइप आपको बताने हैं। डिक्री के कंटेंट क्या होंगे, तो डिक्री के कंटेंट जो भी हैं, या चार्ज के क्या कंटेंट होंगे, तो आपको वही सेक्शन 211 से लेकर 13-14 तक जो आपको चीजें, 13 तक जो चीजें लिखनी है, 11, 12, 13 की वो सारी चीजें लिखनी होगी। 211 में 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ केवल लिस्ट उतारनी है पॉइंट के बॉय, पहला 1, 2, 3। अब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसीजर का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। आंसर क्या है, सबसे पहले लिखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया है, किस प्रोविजन में किया है, इसमें किया है जो निम्नलिखित है। अब क्या लिखना, आपको स्टेप फर्स्ट पे आ जाओ कि सबसे पहले क्या है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, तो केवल संविधान में संशोधन कौन करेगा, संसद करेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप लिख दी, किसी भी हाउस में आपने, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको पेश कर दिया, बिल को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पेश कर दिया। फिर संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, जिनको पता नहीं है वो 2 प्रकार लिख देना, बाकी संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। अच्छा, आप कहोगे कि ये अलग से है, लैंग्वेज नहीं, ठीक है, कुछ आंसर तैयार करने पड़ते हैं, हालांकि आपको 368 में दोनों प्रकार दे रखे हैं। ये प्रकार मैंने अलग से बताया कि संविधान में 3 टाइप से अमेंडमेंट होता है। जनरल अमेंडमेंट जो आप आर्टिकल 4 में नया राज्य बनाते हैं तब, 169 में विधान परिषद का सृजन करते हैं, 239A में दिल्ली के संबंध में ही है। तो ये तीनों में आप साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा संसद में। विशेष बहुमत का मतलब कुल का 1/2 उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। तो यहाँ 1 और 3 इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संशोधन इस प्रोसेस से होंगे, इस बहुमत से होंगे। और तीसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन, उसके लिए फिर आपको वही लिस्ट दे रखी है, आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, भाग 5 का अनुच्छेद अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, ठीक है, भाग 11, कई चीजें आपको दे रखी है, अनुसूचित 7 जो भी संशोधन वो आपको लिस्ट लिखनी। फिर 4th वाला पॉइंट हो गया कि संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देगा, तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। अब क्या क्या डिस्प्यूट अराइज हुए इस पर शुरू से, उसके केस क्लोज आपको लिख सकते हो अगर आपके पास समय है और क्वेश्चन के नंबर ज्यादा, 3 या 4 नंबर का है तो सिर्फ प्रोसेस लिखकर खत्म कीजिए। केस क्लोज आप ये लिख सकते हो कि इसमें 368 में जो 4 और 5 क्लोज जोड़े थे, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़े, 42 अमेंडमेंट से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इनको हटाया था वो लिख सकते हो केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाला था। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये 2 चीजें और लिखकर फिनिश अप कर दो। पर अगर क्वेश्चन ज्यादा का आया है तो आप फिर वो चीजें लिखो कि क्या क्या केस क्लोज आए थे जिनसे विवाद हुआ, फिर बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया, वो सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज मेंशन करनी पड़ेगी।
तो ये तीसरा क्वेश्चन मैंने इन सभी में, बाकी में तो आपको लिस्ट लिखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीजर वाला मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फोर्थ टाइप के कोई बॉडी पूछेंगे आपको कि ये बॉडी का निर्माण कैसा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर से, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, कोई भी लीगल बॉडी के संबंध में बात करें। जैसे जेजीबी के गठन का क्वेश्चन है, तो जेजीबी का गठन राज्य के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जिले में सीसीएल के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ज्यादा तक नहीं, कोई लैंग्वेज का बात नहीं करनी, हमें सीधा पॉइंट पर बात करनी है। जेजीबी का गठन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, सीसीएल विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन निम्न से होगा। पहला पॉइंट डाल के आप लिख दें, एक पीठासीन अधिकारी जो महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की रैंक का अधिकारी होगा, जो सीजेएम या सीवीएम नहीं हो और उसे 3 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में 7 वर्ष का अनुभव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जेजेबी बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, निर्योग्यता लिख दें। फिर किनको, जो ह्यूमन राइट या बाल अधिकार के अतिक्रमण का कोई रिकॉर्ड हो जिनके विरुद्ध, या कोई नैतिक अदमता का दोषी हो, या और ऐसे दोषी सिद्धि के निर्णय को पलटा नहीं गया हो, या सरकार के अधीन किसी निगम की सेवा में कार्य करते हुए पद से बर्खास्त या पदच्युत या हटा दिया गया है, या कोई बालक के साथ दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन का में संलिप्त रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या नहीं बनाया जाएगा, बालक जेजेबी बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका प्रॉपर हो गया कि ये 3 नंबर में पूछा गया है। 4 नंबर में पूछा है तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है। 4 नंबर में ये लिख सकते हो क्योंकि पद पर बैठने के बाद हटा कब कैसे सकते हैं, तो पद से हटाया कैसे जाएगा, तो यही सारी चीजें कि पहले तो इन ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट की इतने दिन उपस्थित नहीं होता है, इतने कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता, वो सारी चीजें लिख सकते हो आप वापस रिपीट करके। ठीक है, जो चीजें बता रखी है। 6 नंबर का आता है तो फिर आपको सारे के सारे पॉइंट लिखने होते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में ही पूछे गए हैं आज तक का रिकॉर्ड रहा। 5वां तो मैंने 4 प्रकार के बता दिए। पहले आपको बताया था डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, तीसरे पे हमने बात की थी लिस्ट या प्रोसीजर या ड्यूटी राइट्स के रिगार्डिंग, फोर्थ कोई बॉडी स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बोर्ड के गठन के रिगार्डिंग बात। 5वां डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। डॉक्ट्राइन कोई भी ऑप्शन डॉक्ट्राइन पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया। जैसे मैंने यहाँ बता रखा है कि जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। स्टेटमेंट बेस्ड की विधि जागरूक व्यक्तियों की सहायता करती है इस स्टेटमेंट के संबंध में, या फिर आपको कह दिया कि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन होता है, या जहां दस्तावेजी साक्ष्य है वहां मौखिक साक्ष्य गौण हो जाते हैं, या जिस विषय के संबंध में दस्तावेज है उसके संबंध में मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन होता है। इस सिद्धांत का विवरण दीजिए। कहीं भी कोई भी बात, या सभी करार संविदाएं हैं, सभी संविदाएं करार हैं, ऐसा कुछ भी करके आपको स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पूछेगा। ये सारे कैटेगरियां एक ही होती है। इनमें आपको सबसे पहले बताना होता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है या डॉक्ट्राइन है ये कहाँ से आया, किस सेक्शन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत की उत्पत्ति, जब इस आंसर को बता रहा हूँ मैं, कि जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत की उत्पत्ति अनुच्छेद 13(2) से हुई है। 13(2) में है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो किसी के अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ये बात जो 13(2) में लिखी है ये जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड उत्पन्न करती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत 13(2) से उत्पन्न हुआ है। इसको मारवरी वर्सेज मेडिसन के केस में यूएसए में जस्टिस मार्शल ने प्रतिपादित किया था। तो हमने सेक्शन बता दिया, सिद्धांत हमें केस भी पता था, हमने केस भी बता दिया। और भारत में एल चंद्र कुमार के केस में आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब अगर कहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो कहीं ना कहीं जैसे
धारा एक लिमिटेशन का सेक्शन 27 पे एक स्टेटमेंट है कि ये अधिनियम केवल उपचार समाप्त करता है, अधिकार नहीं। पर धारा 27 का अपवाद है कि वो अधिकार भी समाप्त कर देती है, एडवर्स पोजीशन की बात करता है लिमिटेशन। तो ये स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा इस स्टेटमेंट को डिफाइन करो, तो आपको फिर धारा 27 से ये स्टेटमेंट का संबंध है तो किसी न किसी धारा से वो जुड़ा होता है। आपको सबसे पहले रिलेवेंट प्रोविजन पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कहां से वो जुड़ा हुआ है स्टेटमेंट, उसका रिलेवेंटेड प्रोविजन से, या कोई सिद्धांत है उसका रिलेवेंट प्रोविजन क्या है, फिर उस सिद्धांत को समझाना है। जैसे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायपालिका के द्वारा विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी विधि का पुनर्विलोकन इस आधार पर किया जाता है कि कहीं वह संविधान या मूल अधिकारों से असंगत तो नहीं है, और अगर कोई असंगत है तो उसको शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आपको ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है, तो सभी कानूनों का जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, कहाँ लागू नहीं होता। तो यहाँ पर पहले हमने रिलेवेंट प्रोविजन, दूसरा उसको डिस्क्राइब करना है। जितना ज्यादा आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, समझा सकते हो, समझाओ। तीसरा एप्लीकेबिलिटी क्या है उसकी, और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ वो सिद्धांत लागू होगा, कौन से उस सिद्धांत के अपवाद है। नॉन एप्लीकेबिलिटी अपवाद हो गया। अब अपवाद अनुसूची है, अनुसूची 9 पर लागू नहीं होता कि 1973 से पहले जो भी अनुसूची 9 में कोई कानून डाल दिए थे वहां पर ये चीज लागू नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आर्टिकल 39 बी और सी जो डीपीएसपी है, इनको इफेक्टिव करने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, किस आधार पर कि वो किसी मूल अधिकार को अपवर्जित करता है या मूल अधिकार को कम करता है, फंडामेंटल राइट को वोलेशन करता है। इस आधार पर 39 बी और सी का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो मेरे को नॉन एप्लीकेबिलिटी पता थी, बाकी सभी जगह लागू होता, तो मैंने ये आंसर लिख दिया। देखो ये फॉर्मेट मैंने कम छोटे से छोटा फॉर्मेट तैयार किया है और इफेक्टिव फॉर्मेट तैयार किया है जहां आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये 25 से 30 कॉपियों के चेक करने के बाद मैंने तैयार किया है, और मुझे लगता है कि आप इसका उपयोग करोगे, बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अपने मार्क्स में। और ज्यादा नहीं कहूंगा, 7 से 8 या 8 से 10 नंबर इजीली आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप पिछली बार 50 लाए थे तो इस बार 58-57 के आसपास नंबर लेके आओगे अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हो। हर क्वेश्चन 5 कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और आप उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका आंसर करेंगे। ज्यादा कैटेगरी मैंने नहीं रखी है क्योंकि चीजों को याद करने में दिक्कत होती है। 5 कैटेगरी, 5 का स्टैंडर्ड आंसर फॉर्मेट तैयार कर ले कि ऐसे ऐसे हमें आंसर लिखना। मैंने हर किसी का बताया, न केवल आंसर लिख के बताया बल्कि ये भी बताया कि पहले में रिलेवेंट प्रोविजन है, दूसरे में उसको डिस्क्राइब करना है, और तीसरे में एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी है। इलिस्ट्रेशन में बताया कि पहले में रिलेवेंट प्रोविजन है, दूसरा में उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे चर्चा करना है, तीसरा प्रोविजन हमें कंक्लूजन करना है कि किसका कंक्लूजन क्या था इस प्रॉब्लम का। अब देखो आपको आंसर लिखते समय क्या करना है क्या नहीं करना, उन चीजों के पर चर्चा करता हूँ। पहला पॉइंट, अगर आपको नहीं आता तो आप रॉन्ग आंसर ना लिखें, स्किप कर दें। स्किप करने से आपका नुकसान नहीं होगा। रॉन्ग आंसर बहुत गलत इफेक्ट करता है। आप जज बनने वाले हो, आपसे वहां जजमेंट की उम्मीद की जाती है कि आप बेंच पर बैठकर जजमेंट करेंगे, और आप एक क्वेश्चन में आपको आंसर पता नहीं है फिर भी आप गलत उत्तर लिखते हो, तो चेक करने वाला ये मान के चलता है कि जजमेंट भी गलत कर सकता है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में माइंड सेट होता है कि इस व्यक्ति ने भ्रमित करने का प्रयास किया है, तो आप रॉन्ग आंसर लिखोगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आप वेट कर लें। अब क्या होता है, जैसे कई बार रॉन्ग आंसर के साथ एक चीज और होती है कि आपको क्या होता है कि आपको आंसर पता होता है। जैसे 2021 का क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था क्रिमिनल पेपर का कि एक व्यक्ति जेलर के रूप में कार्य कर रहा था, कोई कैदी को खाना नहीं दिया, दूसरे ने आके मारपीट करी, उन दोनों के
आधे आधे एक्ट की वजह से वो व्यक्ति मर जाता है, तो उनकी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग था। आंसर पता था, ठीक है, पर रिलेवेंट प्रोविजन याद नहीं आ रहा था किसी व्यक्ति को कि रिलेवेंट प्रोविजन कहाँ है, 34 से 38 के बीच में उसको पता था, एक चेक नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति ने पूरा आंसर एज इट इज लिख दिया, पर उसने रिलेवेंट प्रोविजन की चर्चा नहीं की कि किस सेक्शन से संबंधित है। और उसने यहाँ पर क्या किया, लास्ट में ऐसा लगा के छोड़ा भी नहीं, पर उसको पता था कि मुझे धारा लिखनी है। और वो उसने इधर उधर जब वो आंसर लिख दिया, इधर उधर देखा तो किसी ने पहले पे जो भी सेक्शन लिख रखा था उसका नजर पड़ेगी तो उसने सेक्शन लिख दिया। अदरवाइज बिना सेक्शन भी लिखे आ रहे हो तो ये आपका गलत आंसर नहीं है, आपको सिर्फ सेक्शन याद नहीं था, बाकी आपने आंसर पूरा डिलीवर किया। 3 में से आपको 1.5 नंबर तो वो दे ही देगा, कंक्लूजन ये कहता है। तो आप ऐसी चीजों में अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको रोंग आंसर नहीं लिखे, ना ही उसका सेक्शन गलत लिखे, ठीक है। गलत लिखोगे, अगर आपने यहाँ जैसे मान लो सेक्शन कहीं पे आपको 50 लिखना था, आपने 50 की जगह 51 लिख दिया, ये बेटे ही नंबर काटने के लिए हाईकोर्ट वाले इस 51 को ऐसे नंबर काटते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट की कॉपी देख रहा था 53A TP, अब उसने आंसर लिखा सबसे पहले कि ये टीपी है, टीपी एक्ट के 53A से संबंधित है, सारा आंसर लिखा, पर उसने आंसर के दौरान अंदर 2 बार 53A को 52A लिख दिया, 2 बार, दोनों जगह गोला करके। उसका आंसर बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था। नंबर कितने दिए, दोनों के नंबर काट के, जहां उसको 4 नंबर का क्वेश्चन था, डायरेक्ट वो बढ़िया आंसर पे भी 1.5 नंबर देके गया। तो ये 2 बार लिखने के ही काट लिए, जबकि मुझे लग रहा था कि उस आंसर के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 से लेकर 3.5 नंबर तो उसको मिल जाते हैं, अगर यहाँ पर 52A की जगह उसने 53A लिखा होता। अब उस प्रॉपर एक्ट के अंदर कहीं 52A सेक्शन अस्तित्व में ही नहीं है, फिर भी वो आपकी गलतियों का इंतजार, जबकि वो समझ सकते हैं कि 52A है ही नहीं, बच्चा 53A लिखना चाह रहा होगा, गलती से 52A लिख दिया, पर वो गलतियों का इंतजार कर रहा। तो आप गलत सेक्शन ना लिखें, चाहे सेक्शन नहीं लिखे तो भी चल जाए, आप उस प्रॉब्लम को समझाएं और समझा के उसको खत्म कर दें, सेक्शन 1 की चर्चा ही ना करें। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, जब याद आ जाए लिख देना, नहीं भी आए छोड़ दो, वहां आपके चांस है कि आप लिखोगे, गलत लिखोगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, कोई भी बात, जैसे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते वक्त रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी आंसर में एक बात 2 बार 3 बार रिपीट होती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है, टीचर को इरिटेट करती है। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक आंसर बता रहा था, ये वाला, मैंने ये देखो यहाँ पर भी ये बात लिखी है, यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ पर भी लिखी है, 40 41 42 लिखी है। अब आप क्या करोगे कि जैसे पहले वाले में आप चाहो तो यहां से हटा सकते हो, हालांकि ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि हम तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बता रहे हैं। यहाँ हम धारा 43 को डिफाइन कर रहे हैं, या उस प्रॉब्लम को कनेक्ट कर रहे हैं सेक्शन के साथ, और यहाँ कंक्लूजन बता रहे हैं कि ये क्यों रिलेवेंट है। तो ये चीज तो आपका ठीक है आंसर, बट कहीं पे क्या होता है, आप क्या करते हो, कहीं पे क्या करते हो, आप एक ही चीज को 3 4 बार रिपीट करते हो। कि जैसे डिग्री को परिभाषित कर दिया, फिर उसी डिग्री के परिभाषित को टुकड़ों में तोड़ के आप उसको आवश्यक तत्व बता रहे हो उसके, फिर आप उन्हीं चीजों को घुमा घुमा के बार बार लिखे जा रहे हो। डिग्री ऐसे अधिकारों को निश्चय, ये लिख दिया 3 बार, लिखेगा क्या कि डिग्री ने अधिकारों का निश्चय रूप से उदाहरण करती है। तो ऐसा कोई चीज है जो बार बार रिपीट कर रहे हो आप, क्योंकि आप क्या करते हो, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ याद आता नहीं, बार बार आपको लगता है कि मेरा आंसर छोटा है, तो आप उसी आंसर को घुमा फिरा के लिख रहे होते हो बड़ा करने के लिए। तो ये रिपीट, किसी चीज को रिपीट करने से बार बार बचे। तीसरा, आंसर लिमिटेड लिखे। लिमिटेड आंसर का मतलब है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 लाइन, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज तो पूरा लिखना है, और दूसरे पेज में 5 लाइन और लिखनी, तो 1 पेज प्लस 5 लाइन, 1.25 पेज, मैं कहूं सीधा सीधा 1.25 पेज हिंदी भाषा। तीसरा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 पेज में आंसर कंक्लूड कर दें,
6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज प्लस 5 लाइन। ये एक ठीक ठाक आंसर है जिसमें ना तो कम है ना ज्यादा है, और आपका समय भी बचाएगी, टाइम बचाएगी, प्लस मार्क्स भी ठीक मिल जाएंगे अगर आपने कंक्लूसिव बात लिखी है। अगर आपने कंक्लूसिव बात लिखी है तो आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखें। कोई भी ऐसा आंसर जो आपको नहीं आ रहा है वो नहीं लिखें, क्वेश्चन को छोड़ दें। आप अगर उनको भ्रमित करता हुआ आंसर लिखोगे तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। जैसे मेरे एक मित्र ने क्या किया कि रिवीजन पूछ लिया पिछले वाले पेपर में, वो कंफ्यूजन हो गया कि सीपीसी और सीआरपीसी दोनों जगह रिवीजन है और दोनों के रिवीजन के ग्राउंड अलग अलग हैं, तो दोनों के ग्राउंड उसके कंफ्यूज हो गया कि यार सीपीसी और सीपी। उसने क्या किया, सीपीसी सीआरपीसी सारे ग्राउंड लिख दिए, 5 से ग्राउंड लिख दिए जो सीपीसी के थे सीआरपीसी के। उसने लिखा भी ज्यादा, मार्क्स देके गया वो 3 नंबर के क्वेश्चन में 1.5। तो ये क्या किया कि उसने टाइम, क्योंकि उसने 2 आंसर लिखे, सीपीसी सीआरपीसी दोनों का ही ग्राउंड लिखे, समय भी ज्यादा लिखा, आंसर भी बड़ा लिखा, उसके बाद में मार्क्स कितने मिले, आधे। तो आप अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है 3 नंबर का छोड़ूंगा, 4-5 मिनट लगेंगे इसमें, इसकी जगह मुझे पीछे टाइम पे जजमेंट करने का टाइम मिलेगा, आप जजमेंट पे चले जाओ। अगर आपका जजमेंट वगैरह भी कंप्लीट हो गया, फिर आप उस पर आकर आपको लग रहा है टाइम बच रहा है तो आप दोनों आंसर जो आपकी कंफ्यूजन में आप लिख सकते हो। बट आप प्राइमा फेसी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं कंफ्यूजन में कि क्या लिखूं, आप स्किप करो, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू पेपर आंसर करने होते हैं। आपको लग रहा है कि शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक नहीं, आगे बढ़ जाओ, वापस आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं भी लिखे, छोड़ भी दिए, इफेक्ट नहीं पड़ता। पिछली बार 80 नंबर का पेपर अटेंड किया था सिविल में, मेरे एक मित्र ने 49 मार्क्स आए और एक एवरेज स्टूडेंट। रीजन क्या था कि उसने जितने भी 80 नंबर का पेपर अटेंड किया, एक एक क्वेश्चन पे परफेक्ट आंसर लिखा। डिग्री का जो आंसर की कॉपी का आंसर मैंने आपको 2 नंबर का बताया, उसी का लिखा हुआ एक एक चीज। ऑर्डर 20 रूल 12 में प्रारंभिक डिग्री किस मामले में दी जाती है, उसने हेडिंग तक लिखी है 12, 13, 14, ऑर्डर 20 रूल 12, 13, 14, वहां परफेक्ट 3 के 3 मार्क्स आए। तो उसने ऐसे कर करके जहां उसको 40 मार्क मिलने थे 50 खींच लिए, एक एक क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से लिखा। अब वो क्या हुआ, 80 नंबर का अटेंड कर पाया, उसने 2 जजमेंट छोड़ दिए। अब वो जजमेंट करता तो यहां से ज्यादा मान लो कि 2-2, 3-3 नंबर लेता, पर वो 8-10 नंबर यहाँ से खो देता, तो 5 नंबर जजमेंट से लाता, 10 नंबर वहां से खो देता। उसको लगा कि आंसर मुझे आ रहे हैं और बहुत अच्छा मैं आंसर लिख सकता हूँ, तो उसने आंसर को परफेक्ट तरीके से लिखने का प्रयास किया, जजमेंट छोड़ दिया। मैं नहीं कह रहा आप जजमेंट छोड़ो, हालांकि सभी क्वेश्चन अटेंड करते हो तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये 100% सत्य है कि पूरा पेपर अटेंड करने से ज्यादा मार्क्स आएंगे और अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बस आपने 4 क्वेश्चन छोड़े भी हैं, 80 नंबर का पेपर अटेंड किया है, तो वो भी एक अच्छा मार्क्स दिला के जाएगा। रीजन क्या है कि आपने जितने भी आंसर किए बहुत परफेक्ट किए, और परफेक्ट आंसर पूरे नंबर देने के लिए टीचर को मजबूर कर देते हैं। के फ्लोज लिखना नहीं लिखना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। जो आंसर केवल के फ्लोज से डिसाइड होते हैं या जिनमें के फ्लोज का ज्यादा महत्व है वही लिखे। एक एवरेज को, जैसे मैं 25-30 कॉपी का कंक्लूजन बता दूं, एक व्यक्ति एवरेज 4 से 5 के फ्लोज लिख पा रहा है किसी भी 22 क्वेश्चन में से 2 जजमेंट के, 23 क्वेश्चन में से 2 जजमेंट के, तो 20-21 क्वेश्चन डायरेक्ट से आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन 4 या 5 के फ्लोज लिख पा रहा है 20 से 21 क्वेश्चन में। तो के फ्लोज इंपोर्टेंट नहीं है। अगर कोई आंसर सिर्फ के फ्लोज से बनता है तो वहां के फ्लोज इंपोर्टेंट है, अदरवाइज आप बिना के फ्लोज भी डायरेक्ट को, लैंग्वेज को,
प्रॉपर आंसर को एक फॉर्मेट में लेके आ रहे हो तो वो काफी है, सफिशिएंट। जो पढ़ा आपने उसी को रिपीट करें, माइनर एक को अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज, टीपी और कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा सा ठीक से देखना, क्योंकि टीपी कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज थोड़ा सा हेवी आएगा। चलो मैं अगले वीडियो में चर्चा कर लूंगा, जहां मैं मेंस को लेकर कुछ बातें करूंगा, वहां चर्चा कर लूंगा। ये केवल आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग बात थी और मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया।